Friends, today we'll continue with the p block elements and in the last video we were on the halogens. तो हमने लास्ट वीडियो में कल हैलोजेंस किया था। वहाँ पर हैलोजेंस के एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, उनकी इलेक्ट्रॉन गेन, एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, ये कंसेप्ट्स किए थे। तो आज जो बचे हुए कंसेप्ट्स हैं वो स्टार्ट कर देने हैं। सबसे पहले देखो, हमारे पास कल हमने डिस्कस किया था हैलोजेंस में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो हैलोजेंस में आपके पास क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन रहेगा। एस्टेट टाइम को लेना नहीं है क्योंकि ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक, अब देखो इसमें एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ जनरल प्रॉपर्टीज का। इसके बाद हम जाएंगे फिर हेलो एसिड्स के ऊपर। जैसे हाइड्राइड्स होते हैं हाइड्रोजन वाले, ऐसे ही हाइड्रोजन के हेलो एसिड्स। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लास्ट प्रॉपर्टी बची हुई जनरल प्रॉपर्टी, बाकी सब कर चुके थे हम कल। देखो ये आपके पास फ्लोरीन, अब यहाँ देखो फ्लोरीन में क्या होगा, बॉन्ड बनेगा, F2 बन जाएगा। यू नो F2 होता है, ऐसे ही Cl2, ऐसे ही Br2 और ऐसे ही I2। तो क्या होगा, इनके बीच में बॉन्ड होगा। ठीक, अब अगर हम यहाँ पर कंसेप्ट लगाएं तो कंसेप्ट ये कहता है कि जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप चलोगे एटम का साइज बढ़ेगा, और एटम का साइज बढ़ने से क्या है, बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होगी। एंड बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होने से क्या है, बॉन्ड वीक होगा, उसको तोड़ना आसान होगा। सो ऐसा लगता है, देखो फर्स्ट सी हियर, इट लुक्स लाइक कि ये आपके पास F2, Cl2, Br2 और I2 है। अब हो सकता है क्वेश्चन आपको MCQ में भी आ जाए बोर्ड में कि कुछ एक अलग अलग इन्होंने बनाए हुए हैं ऑर्डर फॉर द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ द हैलोजेंस। अब F2, Cl2, Br2, I2, लगता ऐसा है कि सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी आपके इसके लिए, क्योंकि साइज छोटा है, साइज बड़ा हो गया, बॉन्ड वीक हो गया, उससे कम, और सबसे कम लगेगी आयोडीन की। ऐसा लगता है क्योंकि आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है, बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी, तोड़ना आसान होगा। F2 की बॉन्ड लेंथ सबसे कम है, बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग लग रहा है, बट इन रियलिटी यहाँ पर एक्सेप्शन है, ओनली दिस एक्सेप्शन इज देयर। और वैसे भी हमारे पास जितने भी एक्सेप्शन अब तक आए, हम अब 7th में पहुंच गए हैं, इसके बाद तो एक्सेप्शन नहीं रहेंगे। 18 ग्रुप में तो ऐसी कोई बात रहेगी नहीं। हमने नोट किया है कि हमेशा फर्स्ट एलिमेंट ने कोई ना कोई एक्सेप्शन शो किया है। तो यहाँ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, इसको हम बॉन्ड BDE लिख सकते हैं, जस्ट फॉर मींस अपने लिए, वहां पर नहीं लिखना है आपने। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ये फ्लोरीन की क्लोरीन से कम होगी। तो इसको जरा समझ लेना, बाकी सब कुछ सीक्वेंस वही रहेगा। आपको लिखना पड़ेगा सबसे हाईएस्ट जो एंथैल्पी है टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन द मींस क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और सबसे हाई रहेगी क्लोरीन की, उससे कम फ्लोरीन की, फिर दोबारा से नॉर्मल ट्रेंड ही स्टार्ट हो जाएगा। बस आपको यहाँ पे इंटरचेंज करना है, इसको इधर भेज देना है, इसको इधर भेज देना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है, माइंड में रहना चाहिए, बड़ा आसानी से हो गया। बस इसको यहाँ पे वैसे ऐसे रटोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्राइमिंग करनी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। बस आपको इसको इंटरचेंज कर देना है। अब उसका रीजन समझो, क्वेश्चन कैसे आ सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन तो यही, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ दिस, और मे बी क्वेश्चन कि व्हाई द bond dissociation enthalpy of fluorine is less than chlorine despite the small size of fluorine, कि फ्लोरीन का साइज स्मॉल है बट फिर भी इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्लोरीन से कम है। तो देखो हमेशा आप तक हमने नोट किया है जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं उनके आंसर में कहीं ना कहीं साइज D ब्लॉक आया है, और मेन देखो यहाँ पर हम साइज का ही फैक्टर लेंगे जैसे हमने कैटनेशन में लिया था। अब देखो होता क्या है, ये फ्लोरीन और ये क्लोरीन, ठीक है, इसकी जो मतलब कि बॉन्ड की जो लेंथ है वो कम होगी F की, बट यहाँ F का साइज बहुत छोटा है। अब इतना साइज छोटा होने से क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत बढ़ गई। ऑल्दो इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, इसके भी आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन घूमते रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बन जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 7 इलेक्ट्रॉन्स को लेकर घूमते रहेंगे, ठीक है। ऐसे ही यहाँ ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब देखो इलेक्ट्रॉन तो सेम 7 यहाँ है, 7 यहाँ है, बट यहाँ वॉल्यूम बढ़ गया,
सो व्हाट इज डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। आप जितना आपके पास वॉल्यूम, देखो जितना वॉल्यूम कम होगा उतनी ही डेंसिटी ज्यादा होगी, वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर आपके पास मास तो उतना ही है, यहाँ भी 7 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 7 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लगातार बढ़ती चली जाएगी। और इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से क्या होगा, इन दोनों में रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगी। ऑल्दो आपको डेंसिटी वाला कांसेप्ट लेना नहीं है, बस सिंपल बताना है कि अब देखो बिल्कुल जो बोर्ड में आपको आंसर देना है उस पर फोकस करना है, बाकी समझाना किसी को नहीं, टीचर को आपने वहां पर सिंपल बताना ये है कि ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन देयर इज रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स, there is repulsion between the electrons, that's why the F2 bond dissociation enthalpy is less than the chlorine। और क्वेश्चन देखो जैसे आता है आंसर भी वैसे होना चाहिए। अब ये ना हो वो पूछ ले कि why the bond dissociation enthalpy of chlorine is higher than the fluorine। अब पूछ तो वो ये रहा है कि क्लोरीन की हाई क्यों है, और आप वहां आपने वहां एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया है कि जी F2 का साइज कम है, इसके लिए उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है ना वो हाई क्यों है, सॉरी लो क्यों है, क्योंकि वहां पर रिपल्शन हो रही है। जब पूछा तो ये है कि फ्लोरीन की हाई क्यों है, तो बताओ। अब वहां पर आंसर उसका उल्टा चला जाएगा, बिकॉज ऑफ द लार्ज साइज ऑफ फ्लोरीन there is less repulsion between the electrons of fluorine, and due to this less repulsion it is difficult to break the bond, that's why Cl2 will have more bond dissociation enthalpy than the, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट कांसेप्ट था, समझ जाना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्लोरीन से कम है, क्योंकि फ्लोरीन का साइज स्मॉल है, रिपल्शन ज्यादा है, और आपको वहां पर साइज और रिपल्शन वर्ड को अंडरलाइन करना पड़ेगा, कर देना वहां पेंसिल से, स्मॉल साइज एंड ग्रेट रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन, इस वर्ड्स को आप वहां अंडरलाइन कर देना, टीचर को फालतू पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। कहीं गलती भी होगी तो वो नेगलेक्ट हो जाएगी आपकी, ठीक। चलो, तो आपका यहाँ पर देखो हैलोजेंस की जो जर्नल प्रॉपर्टीज थी वो तो हमने डिस्कस कर ली। अब देखो जैसे हमने क्या किया था, 15 ग्रुप, 16 ग्रुप, अब पहुंच गए 17 में। हमने क्या किया, या तो उसके हाइड्राइड किए या उसके हैलाइड किए, हर जगह किया है हमने, हाइड्राइड ऑक्साइड वगैरह किए, हैलाइड भी किए। यहाँ हैलाइड तो नहीं करेंगे क्योंकि हैलोजन अपने आप में ही आ गया है, तो यहाँ पर भी हमें स्टडी करनी है इनके हाइड्राइड्स की और ऑक्साइड्स की। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है यहाँ पर, जैसे 15 या 16 ग्रुप में था एक बड़ा कंसेप्ट, ऐसा नहीं है, बहुत स्मॉल सा कंसेप्ट है यहाँ पर। एक तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हाइड्राइड से, ठीक। देखो हाइड्राइड का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आ गया, तो बस आप ऐसे लगा दो, बन जाएंगे हाइड्राइड। These are the hydrides of halogen, but usually इनको हम ना क्या बोलते हैं, हेलो एसिड्स, मींस हाइड्राइड्स ऑफ हैलोजन की बजाय हेलो एसिड वर्ड का यूज थोड़ा ज्यादा इसके लिए मतलब रहेगा। तो इनको आप हेलो एसिड बोल दो H से लेकर के I तक, या इनको बोल दो आप हाइड्राइड्स ऑफ द हैलोजन, ठीक। अब इसमें आप अगर सबसे पहले लें, चलो आप इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ही ले लेते हैं, ठीक है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ। अब देखो यहाँ पर ये बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर ये बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर ये बॉन्ड, और यहाँ पर ये बॉन्ड। जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे साइज बढ़ेगा और बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, और कंसेप्ट वही है, बॉन्ड विल बिकम वीक एंड विल ब्रेक इजीली, और जब बॉन्ड टूटेगा तो प्रोड्यूस क्या होगा, H पॉजिटिव। सो डाउन द ग्रुप जाते हुए एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बिकॉज एज वी मूव डाउन द ग्रुप द बॉन्ड लेंथ ऑफ द हेलो एसिड्स और that hydrides of the halogen will increase, less bond dissociation enthalpy is required, it will produce H positive ion easily, that's why this is the sequence of the acidic strength of the halo acids, ठीक है। यहाँ क्लियर हो जाता होगा, कोई मुश्किल नहीं आएगी, ठीक। चलो अब इसी को ही, चलो सेम इसको मैं डब नहीं करता हूँ, ये तो आपकी स्ट्रेंथ हो गई इसकी एसिडिक। अगर हम इसी को ले लें रिड्यूसिंग करेक्टर, तो मतलब कि रिड्यूस करने की पावर, रिड्यूसिंग करेक्टर का मतलब रिड्यूस करने की पावर। और जरा ध्यान देना, हाइड्राइड्स या फिर यहाँ तो हेलो एसिड्स हो गए, इनके पास क्या होता है, हाइड्रोजन।
अगर ये हाइड्रोजन अलग हो जाए और जहां चला जाए तो क्या कर देगा वो, उसकी रिडक्शन। तो सिंपल सी बात हो जाती है, कैसे कैसे आपकी रिड्यूसिंग पावर बढ़ेगी, डाउन द ग्रुप चलते हुए रिड्यूसिंग पावर बढ़ेगी, क्योंकि H पॉजिटिव इजीली प्रोड्यूस होगा बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द बॉन्ड लेंथ बिटवीन द हाइड्रोजन एंड halogen. As the bond length between the halogen and hydrogen increases, it becomes easy to remove the hydrogen and the reducing character also increases. ठीक है, तो यहाँ पर इतना था हमारे पास। देखो इससे ऊपर नहीं है, हेलो एसिड्स में अगर क्वेश्चन आया आपका इतना ही आएगा। ये हो गए हमारे हाइड्राइड्स ऑफ द हैलोजन या फिर हेलो एसिड। दो ही क्वेश्चन बनते हैं इसमें, या तो एसिडिक स्ट्रेंथ आएगी या फिर रिड्यूसिंग करैक्टर आएगा। दोनों का एक ही ऑर्डर है, कोई चेंज नहीं है, दोनों का आंसर भी अबाउट सेम ही है। मेनली बात डाउन द ग्रुप गए, बॉन्ड लेंथ बढ़ी, बॉन्ड तोड़ना आसान हुआ, H पॉजिटिव रिलीज हुआ। H पॉजिटिव रिलीज हुआ तो स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर बॉन्ड बढ़ा है तो तब भी रिड्यूसिंग करैक्टर लगातार बढ़ रहा है क्योंकि बॉन्ड टूटेगा और हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक, चलो अब इसके बाद जो हमें नेक्स्ट टॉपिक लेना है फिर वही ऑक्सो एसिड्स। अब देखो कई बार तो ऐसे क्वेश्चन भी आए हैं, जैसे कि हमने पी ब्लॉक में शुरुआत में भी किए थे, ऑक्सो एसिड्स ऑफ दिस लाइक ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस। ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस जैसे वो था H3PO3, H3PO4, ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते देखो ऐसे वाले। यहाँ पर आपकी फिर मेमोरी पावर होती है यूज। ऑक्सो एसिड्स ऑफ द हैलोजेंस, इट मे बी लाइक ऑक्सो एसिड ऑफ क्लोरीन, तो क्या रहेगा? ऑक्सो एसिड ऑफ क्लोरीन इज HOCl, ऑक्सो एसिड ऑफ ब्रोमीन HOBr, ऑक्सो एसिड ऑफ आयोडीन HOI। ठीक, ऐसे ही आप HOFl वैसे बनेगा नहीं, इतना ही काफी, HOCl, HBr और HOI। These are the oxo acids of halogens. Halogens. अब स्पेशली बोल दे write any two oxo acids of chlorine, तो देखो ध्यान देना यहाँ पर HOCl, HOCl2, सॉरी HClO2 कर दो उसको। ठीक, अगर एक और करते हो HClO3, एक और बनेगा HClO4। ये 4 आपके पास ऑक्सो एसिड हो जाते हैं क्लोरीन के। H इसको चाहे तो आप ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, HClO लिख सकते हो, HClO, HClO2, HClO3, HClO4, या फिर ये HOCl, HOBr, HOI। ये तो हो गए हैलोजेंस के, ये हो गए ओनली क्लोरीन के फिक्स। अब इनकी भी हमें यहाँ पर जस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ पर ही डिपेंड करना है, बस यही इसका क्वेश्चन होगा, इसमें फालतू नहीं बनेंगे। ऑक्सो एसिड की स्ट्रेंथ मतलब कि आपको एसिडिक स्ट्रेंथ निकालनी है। आप पहले ऊपर से स्टार्ट कर सकते हैं कि व्हाट इज द ऑर्डर, और ये क्वेश्चन वैसे हम लोग कर चुके हैं +1 में भी। देखो अब कैसे पता लगाओगे आप इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर के बारे में, क्या लॉजिक लगाएंगे, क्योंकि लॉजिक ना पता हो तो फिर भूल जाओगे। सी हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि एसिड में ना जो H जुड़ेगा वो हमेशा जुड़ता है मोर नेगेटिव एलिमेंट के साथ, क्योंकि जब वो जुड़ा होगा मोर नेगेटिव एलिमेंट के साथ तो बॉन्ड जो है वो मोर पोलर होगा और वहां से H पॉजिटिव को लूज करना आसान होगा। पहले समझ लेते हैं कंसेप्ट क्या होता है एसिड का। देखो जैसे मान लो मैं एग्जांपल ले रहा हूं HA, A मींस H पॉजिटिव है, A कुछ भी है। अब दूसरी कंडीशन है H और B। अब अगर HA बहुत हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या करेगा, ये H का और अपना इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, और अगर B और H के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है, मींस इट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन रहेगा बीच में ही। अब अगर इसको आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो क्या होगा? देखो जब आप पता भी है हमें, एसिड विल प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन ओनली व्हेन इट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। होता क्या है, जब आप इन दोनों में से किसी को भी वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वाटर में डिसॉल्व करने पर हाइड्रेशन एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और उस हाइड्रेशन एनर्जी का यूज करके ये A क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन अपना भी इसका भी अपने पास खींच लेगा नेगेटिव, और H पॉजिटिव प्रोड्यूस हो जाएगा। लेकिन अगर B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, मींस इलेक्ट्रॉन बीच में पड़ा हुआ है, बॉन्ड इज ऑलमोस्ट नॉन पोलर, तो नॉन पोलर बॉन्ड में क्या है, इलेक्ट्रॉन बीच में पड़ा हुआ है, अगर हाइड्रेशन एनर्जी आ भी गई तब भी B के पास
इतनी पावर नहीं है कि वो इस इलेक्ट्रॉन को खींच करके अपनी तरफ रख सके, नहीं लाएगा, ये कभी इसको रिलीज ही नहीं करेगा, बॉन्ड टूटेगा ही नहीं। तो बॉन्ड कब टूटता है, जरा ध्यान देना, पोलर बॉन्ड टूटता है इजीली, क्योंकि पोलर बॉन्ड में क्या होता है, एक होता है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक होता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या करेगा, बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा अपनी तरफ, तो जिसके पास बॉन्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है उसको फ्री कर देगा। तो हमारे लिए जरूरी है एसिड के अंदर अगर ऑक्सो एसिड है जिसके पास हाइड्रोजन है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अच्छा खासा डिफरेंस हो। अब लिखा तो ऐसे है HOCl या फिर इसको HCl लिख सकते हो, यहां पे ध्यान देना, इसको ऐसे लिखा हो सकता है, वो कंफ्यूजन है, HClO HBRO एंड HIO। यहां से इसको मैं इससे करवाता हूं आपको, इसमें और भी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। बताओ व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। अब जरा ध्यान देना, यहां पहले आप इसको रफ पेज पर अरेंज कर लो। कैसे अरेंज करो, O को जोड़ो विद द H, क्योंकि O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दीज एलिमेंट। स्ट्रक्चर ये बनेगी ClOH BrOH IOH। अब जरा ध्यान देना, देखो यहां पर आप साइज वाला फैक्टर लेंगे नहीं लेंगे देखते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये H पॉजिटिव प्रोड्यूस करेगा, ये H पॉजिटिव प्रोड्यूस करेगा और ये H पॉजिटिव प्रोड्यूस करेगा। तो उसके बाद चार्ज नेगेटिव कहां आएगा, ऑक्सीजन के ऊपर, क्योंकि H जुड़ा हुआ है विद द ऑक्सीजन। और एसिड की स्ट्रेंथ को पता लगाने का एक तरीका और होता है कि H पॉजिटिव लूज करने के बाद जो स्पीशीज बन रही है वो कितनी स्टेबल है। स्पीशीज जितनी स्टेबल होगी एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, ये कंसेप्ट रखना याद हमेशा। एसिड के टूटने के बाद जो स्पीशीज बनती है H पॉजिटिव लूज करने के बाद वो कितनी स्टेबल है। अब देखो यहां से क्या बना, ClO नेगेटिव, यहां बना BrO नेगेटिव, यहां बना IO नेगेटिव। एंड वी नो वन थिंग दैट चार्ज इज द एनिमी ऑफ स्टेबिलिटी। चार्ज कौन सा है, तीनों पर नेगेटिव है, तीनों के पास ऑक्सीजन भी है। तो जो फैक्टर इस नेगेटिव चार्ज को कम कर दे वो स्टेबिलिटी बढ़ा देगा। और नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करने की हिम्मत होती है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में। जितना ज्यादा एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला होगा, वो नेगेटिव चार्ज खींच करके चार्ज कम कर देगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। यहाँ क्लोरीन सबसे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच लेगा। ब्रोमीन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आयोडीन उससे भी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बिकॉज ClO नेगेटिव इज मोर स्टेबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन, दैट्स व्हाई इट इज मोस्ट एसिडिक। एंड HIO इज लीस्ट एसिडिक। देखो यहाँ पे इसको ऐसे करना, आप समझ लेना, जैसे आपके पास HF था, HBr था, उससे अलग कंसेप्ट है, और HCl, चलो HCl ले लो, और HI is the strongest acid। वहां पर कोई बीच में O नहीं आया था, वहां पर केवल बॉन्ड डिसोसिएशन आई थी। तो आप HI को HIO से मत जोड़ देना। HI is the strongest acid, but HOI is the least strong acid, which is the weakest acid among the oxo acids of the halogen। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ClO negative is the strongest species, negative charge species, that's why HClO is the strongest acid and HIO is the weak acid। ठीक, तो ये हुआ हमारे पास एक तो। और एक लास्ट क्वेश्चन जो बचता है इस एसिड के लिए वो ये बचेगा, जैसे देखो ये आप पहले भी कर चुके हो, HClO HClO2 HClO3, और ये क्वेश्चन आई थिंक लास्ट ईयर एग्जाम में आ चुका है, बट ये आते रहेंगे क्वेश्चन बार बार। लास्ट ईयर आया इसका मतलब नहीं आएगा ऐसे कोई गारंटी नहीं है। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं ये ना आया, ये कंसेप्ट जरूर आया कहीं ना कहीं, चाहे डी ब्लॉक में आए ऑर्गेनिक में आए, कहीं ना कहीं कंसेप्ट जरूर आएगा ये वाला। देखो H यहाँ भी, Cl यहाँ भी, O यहाँ भी, तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या साइज की बात तो आएगी ही नहीं। तो एलिमेंट तो सेम हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं आई, एलिमेंट सेम हो गया, डिस्टेंस भी नहीं आया।
तो आप इसको इस कंसेप्ट से नहीं कर सकते। और बता चुका हूं कई बार मैं आपको, ऑक्सो एसिड में क्या देखते हैं हम, ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अब देखो कितनी व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन हेयर। देखो यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, एक मिल गया H से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, 2 ऑक्सीजन है, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक दिया हाइड्रोजन ने +3, 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक दिया हाइड्रोजन ने, 5 मिल जाएंगे क्लोरीन से +5 और यहाँ +7। अब इसको 2 तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को 2 तरीके से सोल्व करना है हमें। दोनों ही लिखोगे आप एग्जाम में, दोनों ही लिखोगे एग्जाम में। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे, दैट एज द ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, दैट्स व्हाई HClO4 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। With the increase in oxidation state, the acidic strength increases. That's why it is the most acidic, it is the least acidic। पहला पॉइंट। दूसरा देखो, मैं जो आपको समझाया उससे करता हूँ मैं। जैसे ये Cl डबल बॉन्ड, सॉरी यहाँ तो वही है OH है, इसको OH कर दोगे, ठीक। ClO2 में एक डबल बॉन्ड, एक OH, ठीक। ऐसे ही ClO3 में डबल बॉन्ड OH और ClO4 में OH, ये रहेगी स्ट्रक्चर्स। अब ये इसने H पॉजिटिव लूज कर दिया, चार्ज के आ गया नेगेटिव, यहाँ से भी H पॉजिटिव प्रोड्यूस हो गया, अब ये नेगेटिव चार्ज इन 2 के ऊपर आ गया, यहाँ से भी H पॉजिटिव प्रोड्यूस हुआ, देखो तीनों पे बराबर आएगा नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, यहाँ से H गया, 4 ऑक्सीजन है। अब देखो इसमें जो नेगेटिव चार्ज आया उसे केवल एक ही ऑक्सीजन डिस्पर्स कर रहा है, 100% चार्ज नेगेटिव इसके ऊपर आ गया। चार्ज तो नेगेटिव वही का वही है, एक ही इलेक्ट्रॉन गया है H का, 2 ऑक्सीजन आ गए, 50% नेगेटिव यहाँ, 50% यहाँ, 3 आ गए, 33%, 33% यहाँ, 1 2 3 4 ऑक्सीजन एटम आ गए, नेगेटिव चार्ज वही का वही है। यानी कि जैसे जैसे ऑक्सीजन का नंबर बढ़ा, मींस फ्रॉम HClO to HClO4, नेगेटिव चार्ज मोर इफेक्टिवली डिस्पर्स होना स्टार्ट हो गया। अब चार्ज चाहे वो नेगेटिव पॉजिटिव हो, जितना इफेक्टिवली डिस्पर्स होगा स्पीशीज उतनी ही स्टेबल होगी। और जब स्पीशीज स्टेबल होगी यहाँ इस केस में, तो एसिड विल बी मोर स्टेबल, इट विल बी मोर स्ट्रॉन्ग। तो HClO4 इज मोस्ट एसिडिक बिकॉज द HClO नेगेटिव स्पीशीज फॉर्म्ड after by donation of the H positive ion is more stable due to the more dispersal of charge। ठीक है, और यहाँ डिस्पर्सल ऑफ चार्ज लिस्ट होगा। अब जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन यही आया एसिडिक स्ट्रेंथ वाला, में भी वो पूछ ले बताओ किसमें डिस्पर्सल ऑफ चार्ज इफेक्टिवली हो रहा है, किसमें नहीं हो रहा है। तो क्वेश्चन कोई भी आ सकता है, आपको सबके लिए रेडी रहना पड़ेगा। ठीक, तो चलो अब इसके बाद ये तो आपके हैलो एसिड्स हो गए, मींस हाइड्राइड्स ऑफ द हैलोजन। देखो बड़े आराम से हो गए, बहुत टाइम लगा नहीं। और ये कुछ एक पर्टिकुलर फिक्स क्वेश्चन है, यही आएंगे, इसके अलावा बन भी नहीं सकते, और आपका सिलेबस इनसे ऊपर है भी नहीं। हमने ऐसा कोई इसमें सिलेक्ट नहीं किया है, जितने भी सिलेबस में थे सारे क्वेश्चन करवा दिए, इवन एक्स्ट्रा ही करवाए कुछ प्रीवियस ईयर से। नाउ इसके बाद अब चलते हैं, देखो F2 और Cl2 के ऊपर इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर। ठीक, ऑक्सीडाइजिंग पावर, या फिर पहले मैं बात कर लेता हूं। देखो ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होती है, ऑक्सीडाइज करने की पावर, यानी कि खुद रिड्यूस हो जाएगा और सामने वाली कर देगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब है सामने ही कर देना ऑक्सीडेशन, अपने कर लेना रिडक्शन। एंड वी नो हैलोजेंस आर गुड oxidizing agent because they have high electronegativity, they gain the electron and they reduce themselves, that's why they are good oxidizing agent। अब यहाँ जरा पहले कहानी पर आओ, जो एक बनती है कहानी। देखो कहानी क्या है जो पढ़ा है आपने, F2 या F और Cl, चलो ले दो, F और Cl में से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी हाई नेगेटिव है, वो है हाई नेगेटिव क्लोरीन की। मींस क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन को गेन करने की पावर
फ्लोरीन से ज्यादा है। देखो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई नेगेटिव होती है, इलेक्ट्रॉन को गेन करना उतना ही आसान होता है। तो क्लोरीन के लिए इलेक्ट्रॉन को गेन करना फ्लोरीन से आसान है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का साइज स्मॉल है, उसको इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए रिपल्शन मिलती है। स्मॉल साइज के इलेक्ट्रॉन जो है इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन करेंगे। यहाँ ऐसा नहीं है। इतना तो आप कर चुके हो, बट यहाँ ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि क्वेश्चन भी है ये, मतलब ये क्वेश्चन 5-6 तरीके से आया हुआ है कि that despite being the less negative electron gain enthalpy of the fluorine, F2 is a stronger oxidizing agent। कि F2 एक strong oxidizing agent कैसे हो गया, जबकि इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान किसके लिए है? क्लोरीन के लिए। तो यहाँ पर एक्चुअल में आपके पास कंसेप्ट्स को जोड़ना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए केवल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ही नहीं होती है, और फैक्टर भी इंक्लूड होते हैं, और उसमें सबसे बड़ा फैक्टर होता है हाइड्रेशन एनर्जी। जरा समझना, देखो आपने पढ़ा होगा +1 में भी, एस ब्लॉक एलिमेंट में लिथियम की हाइड्रेशन एनर्जी सबसे हाई थी। क्यों? ड्यू टू द स्मॉल साइज। साइज जितना छोटा होता है हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ही हाई होती है। अब हाइट देखो, देखो इसको इलेक्ट्रॉन गेन करना है, फ्लोरीन ने भी गेन करना है और क्लोरीन ने भी इलेक्ट्रॉन को गेन करना है टू बिहेव लाइक अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड टू रिड्यूस इटसेल्फ। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव है। इट हेल्प्स इन द एक्सेप्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब जब आप इसको अगर वाटर में डिसॉल्व करोगे तो फ्लोरीन की जो हाइड्रेशन पावर है, मींस वाटर के मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर है, वो क्लोरीन से ज्यादा है, क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है। ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ द फ्लोरीन अ लार्ज नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विल कलेक्ट, एंड इससे बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होगी जो कि इलेक्ट्रॉन को गेन करने में हेल्प करेगी। सो दिस फ्लोरीन हैज although less negative electron gain enthalpy, but due to the small size it has very high hydration energy, and due to this high hydration energy fluorine is a better oxidizing agent than the chlorine। अब पूछ सकते हैं उल्टा क्वेश्चन करके कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई नेगेटिव है, बट स्टिल इट इज नॉट अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Why? Because due to the large size, chlorine has less hydration energy. Chlorine has less hydration energy. That's why it is not a stronger oxidizing agent than the fluorine. ठीक? तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है। इसके बाद देखो हमें डिस्कस क्या करना है कि हैलोजेंस जो हैं ये कलर्ड होते हैं। Why they are colored? तो देखो इसमें वही रीजन जाएगा कि क्या होता है, हैलोजेंस जो है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, एनर्जी लेकर के इनके इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे, एंड व्हेन दे विल कम बैक दे विल प्रोड्यूस द कलर। मींस इसको लिखोगे आप that halogens are colored because they absorb the energy from the sunlight, their electrons excite to the high energy level, and when they come back they produce the color। ठीक, तो चलो आज के लिए इतना ही काफी है। तो कल हम बाकी कंसेप्ट जो बचे हुए हैं हैलोजेंस के इन्हें डिस्कस करेंगे, एंड विल ट्राई कि नेक्स्ट वीडियो में ये पूरा हैलोजन खत्म हो जाए, और उसके बाद इन नेक्स्ट वीडियो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो ही जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।